हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। आज का क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रयास फर्स्ट लेक्चर में रिलीज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे आधार वाले लेक्चर खत्म कर दिए। आधार इन द सेंस सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारा लेक्चर मैंने डिफाइन कर दिया है। मतलब पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, किस तरह से हम जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी हैं उनको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, जो कि जेई, नीट या बिटसेट या क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और अभी आपको पता है कि नीट का पेपर भी होने वाला है सितंबर में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगा काफ़ी ऐसे लोगों के लिए जो अभी ऑन द स्पॉट अभी जो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो नीट का क्रैश कोर्स है वो भी हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। मैं आई एम द वन मैन आर्मी, तो बेसिकली हमारे पास ना टीम है ना कुछ है अभी, तो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रयास 1, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस के पहले तो टाइप, जैसे आपने सॉलिड स्टेट आप लोगों ने देखा ही होगा जो 12th के बच्चे हैं, आज 11th वाले देखें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें ना, ठीक है, कि कितने तरह के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन और सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में, वो रिलेट करता है वेवलेंथ वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो वेवलेंथ को रिलेट करते हैं, है ना। अब ये वेवलेंथ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे डी ब्रॉगली रिलेट करके यानी डी ब्रॉगली से पूछे, है ना, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आपका स्पेक्ट्रम वाले से, है ना, स्पेक्ट्रम लाइन से भी वेवलेंथ निकालते हैं ना हम लोग, डन। तो वेवलेंथ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे स्पेक्ट्रम लाइन में आपको पता लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और बाकी डी ब्रॉगली से भी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हो, आपको पता ही है, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन ये। दूसरा, क्वांटम नंबर्स, सबसे फेवरेट टॉपिक है आईटी का और मेडिकल का, जिससे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटम नंबर से रिलेटेड, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनों के लोकेशन को सर्च करने का काम करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, जैसे इसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, है ना, पीईई यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और या फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आएगा। सबसे लास्ट में अगर आएगा तो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इससे क्वेश्चन बनता है, या फिर आपका हाइजेनबर्ग के अलावा अफबाउ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, या हुंड्स रूल हो गया, और या फिर पाउलीज लॉ हो गया, है ना। ये जो छोटे छोटे लॉ होते थे इनसे क्वेश्चंस आता है। एंड देन लास्ट वन, वेव मैकेनिकल मॉडल से, ठीक है। वेव मैकेनिकल मॉडल मतलब समझ गए ना, वही सब साइन हो गया, है ना, साइन स्क्वायर हो गया, 4πr स्क्वायर, dr साइन स्क्वायर हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो ग्राफिकल टर्म्स को रिलेट करते हैं या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिलेट करते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस चैप्टर को देखें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बिहाफ में, अगर इसे हम क्लासीफाई करें, तो पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको इतने टाइप ऑफ द क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, और वो भी मैंने प्रायोरिटी वाइज बताया है। प्रायोरिटी वाइज का मतलब ये ऑर्डर रहेगा क्वेश्चंस के आने का, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ना, बेसिकली ये मेंस में कम और एडवांस सेक्शन में ज़्यादा पूछा जाता है, जो हम लक्ष्य पार्ट में और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा प्रयास पार्ट है। प्रयास पार्ट किन के लिए बेटर है? जो स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो आईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये, ठीक है। इतने तरह के क्वेश्चंस के अलावा आप किसी अदर तरह के क्वेश्चंस को आप सोच भी नहीं सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर से, पहली चीज तो ये। दूसरा, लास्ट जो 10 साल का आईटी मेंस का पैटर्न रहा है, नीट का जो पैटर्न रहा है, बिटसेट का जो पैटर्न रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि ये वाले जो दो जोन है ना, यानी क्वांटम नंबर और वेवलेंथ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनसे ना ईच ईयर, ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, ईच एंड एवरी ईयर एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर जोन में किसको प्रायोरिटी देना और किस पर ज़्यादा आपको फोकस करना, ताकि एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है। अगर आप पैटर्न देखोगे आईटी का लास्ट 10 साल के पेपर का, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, और उसमें भी ज़्यादातर इन दोनों पार्ट को ही पूछा जाता है, ज़्यादातर मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट इन्हीं को पूछा जाता है। तो 4 नंबर बहुत मैटर करता है। आपको पता है कि 4 नंबर से आपकी रैंक जो है लगभग 3 से 3.5 लाख का गैप ले आती है। सो यू नो वेरी वेल, तो 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया टू डिफाइन द क्वेश्चंस। नीट वाले ध्यान देंगे, नीट वालों के लिए एक बात आपको बता दूं कि जो लास्ट वाला पोर्शन है ना वेब मैकेनिकल मॉडल से, इनसे नीट में क्वेश्चंस के चांसेस बिल्कुल आप समझ लो नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। आप 1% मान के चलो कि इस जोन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जहां तक पता है कि अब नीट में क्या हो गया है कि एक नया पैटर्न लागू हो गया, हालांकि उसमें भी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं कि अब आपके पास क्वेश्चंस की चॉइस दे दिए जाएंगे। तो जब चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आता है तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छे और टफ क्वेश्चंस पूछने की भी कोशिश करेगा। सो डेफिनेटली वे मैकेनिकल मॉडल से आपको इस साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे कैसे और कहां से पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ हम इसी पैटर्न में क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब 3-4 क्वेश्चन इसके लगा देंगे, इसके लगा देंगे, इससे तो हर तरह के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, क्या क्या पैटर्न हो सकता है, आप पूरा डिटेल में यहाँ सीखोगे, ठीक है। और एक बार अगर ये पैटर्न से आप पढ़ाई शुरू कर दो ना किसी भी चैप्टर को, क्योंकि मैं हर चैप्टर में आपके साथ ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ, जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसको क्लासीफाई करके बताऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यार इतने इतने तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस आने के चांसेस है नहीं। सो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ऑल दीज थिंग्स। देखो डिटेल में पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ रहे हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कैसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हम जो आपको क्वेश्चंस बताएंगे सो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सॉल्यूशंस में कैसे कर रहा हूं ये भी समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल लगाने का एक ही सबसे सिंपल फंडा है कि कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा आप पकड़ के रखोगे क्वेश्चन में उतना ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। तो जो लोग ये सीधे न्यूमेरिकल वाला वीडियो देख रहे हैं प्रयास, वो जाके पहले आधार लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद प्रयास में आएंगे ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ सको। वो चाहे 11th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। 9-10th के लिए आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। 9-10th में भी मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया है और उसका प्रयास सेक्शन भी मैंने खत्म कर दिया है। अब उस 9-10th में लक्ष्य सेक्शन नहीं बना सकता, 9-10th में लक्ष्य सेक्शन बन सकता है NTSA के लिए बस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स। तो चलिए भाई कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इस तरह से, क्वेश्चन दिया गया है और इसी पैटर्न में करेंगे जो पैटर्न मैंने बताया। पहले हम लोग वेवलेंथ पे ही टारगेट करेंगे कि उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है इफ द सीरीज लिमिट। अब देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास कलेक्शन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद अपनी तरफ से देखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे सेलेक्टिव वेट में मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं, और इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेट्स देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ, ध्यान से सुनिएगा, इफ द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ। तो पहले देखो सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ बोल रहा है, सीरीज लिमिट, इफ द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ, सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा ऑफ द लाइमन सीरीज, ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट आपको दे रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम इक्वल टू हाउ मच, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो पहले तो एक चीज आपको समझना होगा कि लाइमन सीरीज तो सर हमने पढ़ा है, आपको अच्छी तरह पता है कि लाइमन सीरीज में फाइनली बताओ इलेक्ट्रॉन जब टॉप टू बॉटम आते हैं, एक्साइटेड से ग्राउंड आता है तो कौन से स्टेट में गिरता है, फर्स्ट स्टेट में गिरता है, करेक्ट। तो लाइमन सीरीज तो क्लियर है। लेकिन सर ये जो सीरीज लिमिट वर्ड यूज किया ये क्या है? तो देखो सीरीज लिमिट यानी जितनी भी सीरीज लाइमन की होंगी लाइंस उसकी लिमिटेड कंडीशन, लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट आप ले सकते हो, तो उसकी लिमिट क्या है, तो इन्फानाइट है, और क्या है। तो इसका मतलब है कि सीरीज लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इलेक्ट्रॉन गिर कहां से रहा होगा, इन्फानाइट से, और चूंकि लाइमन है तो कहां गिर रहा होगा, फर्स्ट पे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिमिटेड की बात की थी तो हम लिमिटेड यानी जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है वो उठा लेंगे, ठीक है। ओके इसके बाद करें देन द सीरीज लिमिट ऑफ द वेवलेंथ फॉर द बामर सीरीज। फिर बोल रहा है सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज कितना होगा, ठीक है। बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट का आपको वेवलेंथ दे दिया हाइड्रोजन के लिए, तो बताओ बामर सीरीज के लिए कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां भी बोल रहा है सीरीज लिमिट, तो सीरीज लिमिट का मतलब यहां पर भी क्या होगा, तो गिरेगा तो इन्फानाइट से, लेकिन बामर है तो कहां गिरेगा बताओ, 2 पर गिरेगा। बामर 2 पे गिरता तो विजुअल, लाइमन वाले अल्ट्रावायलेट रीजन के होते थे और ये विजुअल रीजन के होते थे। तो एक काम करते हैं, इसका लैम्डा हमें दिया गया है ना, करेक्ट है, इसका लैम्डा हमें निकाल लेना है।
तो चलो पहले इसके लिए अब लैम्डा की बात आ रही है और सीरीज लाइमन सीरीज की बात आ रही है, तो याद करो तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते थे हम लोग पूरा फॉर्मूला को डिराइव करा रखा है, तो वहां पर लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एच यानी रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, करेक्ट, ये होता था। अब आपको पता है जेड यानी एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि हाइड्रोजन है तो इसको हटा दो, आर एच एक कॉन्स्टेंट है इसको एज इट इज रहने दो, ठीक। 1 अपॉन n1 बताओ कहां पर गिर रहा है, तो 1 पे गिर रहा है, कहां से गिर रहा है, तो इन्फानाइट से गिर रहा है, डन। ऐसे ही 1 अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा 2 हो गया, आर एच 1 अपॉन 1 कहां गिर रहा है, तो ये बामर सीरीज की लाइन है तो 2 पे गिर रहा है, और कहां से गिर रहा है, तो इन्फानाइट से गिर रहा है। इक्वेशन नंबर 1 फॉर द लाइमन, इक्वेशन नंबर 2 फॉर द बामर। आई होप इट इज क्लियर। अब हम इनको रिलेट करना, तो देखो लाइमन के लिए लैम्डा 1 तुम्हें दिया गया, लाइमन के लिए लैम्डा 1 कितना दिया गया, 912 एंगस्ट्रॉम। इज इट क्लियर। हमें लैम्डा 2 निकाल लेना, तो कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली सर दोनों को डिवाइड कर देंगे, और कोई तरीका है नहीं, रिलेट करने का तरीका होता है, तो डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, इन्फानाइट को तो हटा, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, खत्म। तो आपके पास आया क्या, 1 अपॉन 912 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाई 1 यानी 1 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ले ले तो चलो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 1 बाई 1 स्क्वायर आ गया और ये 1 बाई कितना आ गया, 4 आ गया। ऑब्वियसली आपको पता 4 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया, और यहाँ लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया, लैम्डा 2 अपॉन 912 इक्वल टू 4। सो फाइनली हमारा लैम्डा 2 यानी फॉर द बामर सीरीज कितना आ गया बताओ, तो बामर सीरीज आ गया 4 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। यू कैन सी हियर क्या हुआ है, तो बामर सीरीज के लिए जो लैम्डा आएगा, वेवलेंथ आएगा, जब आपका सीरीज लिमिट की बात होगी, मतलब इनफाइनाइट से 2 पे गिरेगा, तो उसके लिए जो वेवलेंथ आएगा, वो जो लाइमन सीरीज का वेवलेंथ है ना 912, उससे 4 टाइम ज्यादा रहेगा। और इसमें 4 ऑप्शन भी आपको ऐसे ही दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है 912 एंगस्ट्रॉम ही रहेगा बामर का, या दूसरा ऑप्शन है 912 का 2 टाइम हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 912 का 4 टाइम हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन है 912 का हाफ हो जाएगा। सो देन करेक्ट आंसर शुड बी 4 टाइम हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल वे टू डिफाइन ऑल दिस थिंग्स। आई होप इट इज क्लियर। सो आपको खाली देखो वर्ड्स को पकड़ना है, सीरीज लिमिट वर्ड यूज किया था, दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस न्यूमेरिकल, डन। सो ये देखो एक टाइप का न्यूमेरिकल हमारे पास आया। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कहां आया था, ये क्वेश्चन बेसिकली आईआईटी मेंस में आया था 2016 के पेपर में। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, तो आप ये देखिए कि मैं क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं, बड़ा सिंपल से तरीके से कर रहा हूं। क्वेश्चंस को मैं नोट करके उसके जो डाटा है उसको नोट कर ले रहा हूं, फिर ये चेक कर रहा हूं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसको फिर रिलेट कर दे रहा हूं। और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने का यही सबसे इजी तरीका भी है कि पहले डाटा पे फोकस करिए कि क्या डाटा आपको दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन हियर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी लेवल्स ए बी सी, देखो मतलब एक डायग्राम ऐसे बना के दे दिया है। ये क्वेश्चन बिटसेट में आया था, इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक एनर्जी लेवल ए है, फिर ये एक एनर्जी लेवल बी है, और ये एक एनर्जी लेवल सी है, ठीक है। कह रहा है कि सी से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है, फिर यहां से जो गिर रहा है उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 2, और यहां सी से सीधे ए पे गिर रहा है उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा 3 है, ठीक है। ये कह रहा है, तो बताइए यहां पर करेक्ट रिलेशन कौन सा है, करेक्ट रिलेशन कौन सा है, ठीक है। करेक्ट रिलेशन कौन सा है, ऑप्शन आपको ए दे रहा है लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इसके बाद ऑप्शन बी आपको दे रहा है लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ऑप्शन सी दे रहा है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज देयर लैम्डा 3 का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर। ओके, डन। और इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि यहां पर जो हमारे पास है बुक, उस बुक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और यहाँ पर एक भी बुक में ऐसा मैं नहीं लेता जहाँ पर सॉल्यूशंस अवेलेबल हो, ठीक है। बस आप देखिए कैसे करा जा रहा है क्वेश्चंस को, ठीक है। इतना आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। सो यू कैन सी हियर, सी से सीधे सर ए पे गिर रहा है, तो दिस वेवलेंथ इज द लार्जेस्ट वेवलेंथ एवर, है ना। ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 है, तो सर वी कैन से ना, क्या कह सकते हैं कि सर यहां से जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा होगा उसकी एनर्जी सर E3 होगी, करेक्ट। यहां जो गिर रहा है इसकी एनर्जी E2 होगी, और इसकी जो एनर्जी होगी बेटा वो E1 होगी। बच्चों क्लियर है। तो जो टोटल एनर्जी E3 है वो डेफिनेटली E1 प्लस E2 के बराबर ही तो मानी जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ के फॉर्म में हमें दिया था, लेकिन हम एनर्जी की भी तो बात कर सकते हैं, क्योंकि व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, एनर्जी भी रिलीज की जाती है। वही एनर्जी E इक्वल टू SC बाय लैम्डा होता है, तब हम लैम्डा की बात करते हैं।
तो यानी पहले तो हम एनर्जी की रिलेट कर ले रहे हैं, कर दिया मैंने, क्योंकि कभी लैम्डा 1 से कभी रिलेट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, वेवलेंथ ऐड नहीं होते, रिमेंबर दैट, एनर्जी यू कैन ऐड, है ना। तो इसलिए एनर्जी के फॉर्म में मैंने लिखा, तो इसलिए लिखना मेरे लिए आसान हो गया। अब वी नो दैट, हमने पढ़ा प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो देन वी कैन अप्लाई हियर, तो hc बाय लैम्डा 3 इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 इक्वल टू hc बाय लैम्डा 2। सर ये h1 c1 h2 c2 क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि h और c दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये कैंसिल होते चले जाएंगे कॉमन होके, तो आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 3 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। अब इसको हमें सॉल्व करना, यू कैन सी, आप सारे ऑप्शन में देखो तो लैम्डा 3 के टर्म में आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बोला गया है, तो लैम्डा 3 के टर्म में कैसे निकलेगा, तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1, सही है, प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब आपको पता है कि आप इसे पलट दोगे, तो जब आप इसको पलट दोगे तो लैम्डा 3 निकल के आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि आपका आंसर यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, एंड देन आंसर विल बी बी। और इस तरह से आपके 4 नंबर पूरे हो गए। तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर लैम्डा ऐसा दे रहा है तो लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, नहीं, वेवलेंथ आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपका वेवलेंथ फ्रैक्शनल होता है, ठीक है, यू कैन सी है, ये फ्रैक्शन में होता है, E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। और जब भी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है तो हम एनर्जी को ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि एनर्जी को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा सकता है, वेवलेंथ को नहीं। इज इट क्लियर? ठीक, थैंक यू। तो ये 4 नंबर हो गया। तो ये क्वेश्चन कहाँ आया था सर? ये क्वेश्चन आया था नीट में 2017 में, ठीक है, डन। चलिए ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो आप आइडिया ले रहे हो ना कि क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं, यू कैन सी है ना, बहुत आसानी से समझ रहे होगे, ठीक है। वेवलेंथ से रिलेटेड और क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ द 300 नैनोमीटर, ध्यान दीजिएगा, अभी वेवलेंथ वाले क्वेश्चन पे फोकस करें ताकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। अ फोटोन ऑफ 300 मीटर, देखो भाई एक फोटोन है, फोटोन तो आपको पता है लाइट एनर्जी होती है, उसका वेवलेंथ होगा ऑब्वियसली, तो इसका वेवलेंथ दे रहा है 300 नैनोमीटर। तो एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, इज ऑब्जर्व्ड बाय द गैस, सॉरी हाँ ठीक है, इज एब्जॉर्ब बाय द गैस। तो इतना जो नैनोमीटर का फोटोन है ना वो एब्जॉर्ब किया गया, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो ई एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया, ई एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है, ई एनर्जी एब्जॉर्ब किया, लैम्डा के बाद छोड़ देते हैं, ई एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया बाय अ गैस एंड देन री एमिट टू फोटोन। तो मतलब कि अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल है उस पर अगर कोई फोटोन गिराया गया होगा, ठीक है, ये फोटोन यानी लाइट एनर्जी गिराई गई है, तो ये गिराएगी तो ये क्या करता है, 2 फोटॉन से ये एमिट करता है, 2 फोटोन और ये एमिट कर देता है। तो ये जो 2 फोटोन होगा इसका एनर्जी मान लो E1 होगा, इसका फोटोन का एनर्जी E2 होगा, और जो तुम्हारा फोटोन ये गया मान लो इसका एनर्जी E3 होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। तो इस फोटोन की एनर्जी को जब स्ट्राइक किया गैस के मॉलिक्यूल में तो ये 2 तरह के यहाँ पे फोटॉन्स एमिट कर देता है टकराने के बाद। ये बात तो फैक्ट है, सिंपल है, क्योंकि इतने हाई, मान लो कोई हाई एनर्जी का फोटोन अगर आप लेते हो या एनर्जी लेते हो और उसको किसी गैसेस मॉलिक्यूल में धक्का मारोगे तो क्या करेगा, और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। तो टूट गया तो 2 अलग अलग एनर्जी लेवल में टूट गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 1 एमिटेड फोटोन हैज वेवलेंथ दिस। अब मान लो ये वाला जो फोटोन निकला ना, इसका जो वेवलेंथ है ये दे रहा है तुमको 496 नैनोमीटर, ठीक है, 496 नैनोमीटर। और ये जो है λ2 ये आपसे पूछ रहा है, और जो ये जो टोटल फोटोन दिया है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है इसने, गैस ने, इसका जो λ3 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है कि 300 नैनोमीटर के वेवलेंथ को कोई गैस का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके एक 496 नैनोमीटर का गैस का मॉलिक्यूल या फोटोन रिलीज करता है, और दूसरे वाले का फोटोन जो रिलीज हो रहा है उसका वेवलेंथ निकाल दो। हमने इसको एनर्जी के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में ही इसको प्रॉपर तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके कोई फोटोन नहीं टूटता, एनर्जी फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है और उसी एनर्जी से ही वो चीजें ब्रेक डाउन करती हैं। तो जो भी टर्म्स होगा एनर्जी के फॉर्म में होगा। चूंकि वेवलेंथ हमें दिया गया है तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि एनर्जी के फॉर्म में लेकर के उसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। तो ये आप बार बार देखिए, इसके जैसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वाला भी किया था। तो आप आइडिया हमेशा लीजिएगा कि वेवलेंथ अगर आपको डायरेक्ट दिया तो कंफ्यूज मत होना, आप पहले उसको एनर्जी के फॉर्म में देखना, क्योंकि जब भी लाइट या एनर्जी रेस की बात होती है तो एनर्जी पहले कंसीडर की जाती है, उसके बाद वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर हम ये लिख सकते हैं क्या, E3 इक्वल टू E1 प्लस E2, बिल्कुल लिख सकते हैं, वाई नॉट, क्योंकि यही E3 वाला एनर्जी लेकर तो ये E1 और E2 में कनेक्ट हुआ है, करेक्ट सर। तो अब ये एनर्जी हमें इस फॉर्म में दिया गया, तो वी नो दैट कि E3 इक्वल टू अगर हम E1 प्लस E2 लिखते हैं
लेकिन सारा टर्म तो हमें वेवलेंथ दे रहा है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। प्रॉब्लम ये है, तो हमको एनर्जी को वेवलेंथ में लाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एस सी बाई लेमडा 3, ये आ जाएगा एस सी बाई लेमडा 1, ये आ जाएगा एस सी बाई लेमडा 2। करेक्ट, एस सी कट गया 1 अपॉन लेमडा 3। लेमडा 3 किसका, जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, कितने का एब्जॉर्ब हुआ, 300 नैनोमीटर का। ठीक है, 1 बाई लेमडा 1 कितना रिलीज किया, 496। एक 496 से दूसरे वाले को हमें कैलकुलेट करना है। सो आई होप कि अब आप इसको कर सकते हैं। करेक्ट, कैसे, अरे भाई 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 496। आई होप डन है ना। इसको थोड़ा सा अगर एलसीएम ले लेते हो तो 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 496 माइनस 300 अपॉन 496 इंटू 300। तो लेमडा 2 कितना आ जाएगा, तो इसलिए लेमडा 2 अगर इसको पलट दें तो 496 इंटू 300 अपॉन 496 माइनस 300। सही है, तो 496 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 496 से 300 माइनस करो, कितना आएगा भाई, है ना, तो 196 आ जाएगा। दैट्स अ वे। अब इसको सॉल्व करके गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए गौर से, मतलब एक आइडिया दिमाग में काम कर गया कि जब भी फोटोन या एनर्जी रे से रिलेटेड बात होगी तो हम एनर्जी ही पहले कंसिडर करेंगे। वेवलेंथ अगर पूछेगा या देगा क्वेश्चन में तब हम उसे वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। डन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था एम्स 2012 में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो मेरा टारगेट है कि हम कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, वो आप समझ पा रहे होंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी चीजें मैं अप्लाई कर रहा हूं ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं चैप्टर में, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इसलिए कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सीधा सीधा ये बोला है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज इज, ऐसे बोल दिया बस सिंपल कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू बता दो। तो 4 ऑप्शन आपको दे रहा है। एक दे रहा है 911 एंगस्ट्रॉम, दूसरा दे रहा है 700 एंगस्ट्रॉम, तीसरा दे रहा है 600 एंगस्ट्रॉम और चौथा दे रहा है 811 एंगस्ट्रॉम। ये 4 ऑप्शन दे दिया और इस तरह से एक क्वेश्चन बना दिया आईआईटी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे रहा है। डन, तो अब आप समझो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो एक वर्ड यूज किया है ये, और लाइमन सीरीज से हमें ये पता चल जाएगा कि n1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां गिरता है, फर्स्ट शेल में गिरता है, सबको पता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो यार तुम ऐसे अंदाजा लगाओ E इक्वल टू यू नो दैट एस सी बाई लैम्डा, तो यहां से क्लियर समझ में आ रहा है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब शॉर्टेस्ट लैम्डा बोला मतलब मिनिमम लैम्डा, तो अगर लैम्डा को मिनिमम करना है तो एनर्जी को मैक्सिमम करना होगा। और बताओ एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन काफी दूर से आकर के नीचे गिरेगा, तब एनर्जी मैक्सिमम निकलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी को मैक्सिमाइज करना होगा। और एनर्जी मैक्सिमाइज कब होगा, जब मान लें कि N2 हमारा इन्फानाइट से गिरेगा और लाइमन है तो N1 पे गिरेगा। ये देखो, ये शॉर्टेस्ट के लिए आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितनी दूर से गिरेगा तो मैक्सिमम कितनी दूर से गिर सकता है, तो इन्फानाइट, आपको पूरा स्पेक्ट्रम पता ही है, तो इन्फानाइट से ही गिर सकता है। तो जितनी दूर से गिरेगा उतना एनर्जी का गैप ज्यादा आएगा, तो एनर्जी जितना ज्यादा आएगा लैम्डा ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा। तो अब हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले स्टेटमेंट से ये चीज पता चल गई। तो अब वेवलेंथ निकालना मेरे लिए आसान है, क्योंकि उसने मेरे से वेवलेंथ ही पूछा है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 अपॉन लैम्डा आर एच जेड स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। डन। अब 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एच, तो ये तो कांस्टेंट होता है जेड, तो जो भी पूछ रहा हुआ हाइड्रोजन के लिए मैंने बताया नहीं, ब्रैकेट में लिखा हुआ फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये 1 ही हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है ये स्टेटमेंट हम लोगों ने डेराइव कहाँ किया था, बोरबरी के मॉडल में, और बोरबरी का मॉडल केवल किसके लिए काम करता है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर ना भी चाहते हुए तो एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का ले लेंगे, हालांकि क्वेश्चन में हाइड्रोजन लिख के दिया हुआ है। ठीक है, 1 अपॉन N1, N1 कहाँ पर है, तो सर 1 पे गिर रहा है, और कहाँ से गिर रहा है, तो इन्फानाइट से गिर रहा है। सर ये तो 0 हो गया, इसकी कहानी खत्म करो, तो 0 हो गया, तो बस बचा क्या, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एच, 1 बाई 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एच आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई आर एच आ गया। और ऑल ऑफ यू नो दैट कि आर एच की वैल्यू होती 10, 96, 78। सही है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, करेक्ट, श्योर। तो ये आप अगर इसका यूनिट क्या होता था, तो सेंटीमीटर इनवर्स होता था, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा।
तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 1/109678 सेंटीमीटर इनवर्स है ये। अब इसको डिवाइड करना होगा 1 से, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 911 के आसपास आता है, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो गया। बस इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, इसको पकड़ना होता है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल कितना भी बड़ा दे दे, कोई ना कोई एक ऐसा वर्डिंग दे देगा जहां से आप क्वेश्चन को पकड़ के सॉल्व कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तो आपके साथ है ही, क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। चलिए, तो बड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दे, कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर एच अल्फा एच बीटा रेज, बस ये छोटा सा लाइन और क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन पहली बार इस तरह के वर्ड को यूज किया था आईटी एडवांस के पेपर ने, ठीक है, 2011 में। तो 2011 में आईटी एडवांस के पेपर में केवल एक छोटा सा वर्ड यूज किया, एच अल्फा और एच बीटा। अब यहीं पर हमें दिमाग लगा लेना चाहिए। देखो, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन है, तो ये तो तय हो गया कि एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, सही है। अल्फा का मतलब, तो देखो यार, लैटिन लैंग्वेज में अल्फा का मतलब फर्स्ट होता है और बीटा का मतलब सेकंड होता है। या पूरी केमिस्ट्री में देख लेना, अल्फा बीटा मतलब फर्स्ट सेकंड ही माना जाता है, चाहे आप कहीं भी अप्लाई करो। अल्फा कार्बन की बात करोगे तो ग्रुप के बगल का पहला कार्बन, तो वैसे ही है, अल्फा और बीटा फर्स्ट और सेकंड माने जाते हैं। गामा बोलते थे तो थर्ड हो जाता है, ओमेगा बोलते थे तो फोर्थ हो जाता है। दिस इज द लैटिन लैंग्वेज नंबरिंग। जैसे आज हम लोग 1 2 3 बोलते हैं, वैसे लैटिन लैंग्वेज में अल्फा बीटा गामा ओमेगा ऐसा होता था। आजकल कोरोना भी ऐसे ही आ रहा ना, डेल्टा वेरियंट ओमेगा वेरियंट है ना, ठीक है। चलिए, सो आइडिया लग गया सर। और किसकी बात कर रहा है ये, तो जब भी याद रखिएगा अल्फा बीटा रेस की बात करेगा ना, तो ये याद रखिएगा वो रेस हमेशा बामर को बिलोंग करेगा। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको टीचर ही बता सकता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। लेकिन अगर ऐसे बोल दे कि एच अल्फा फॉर लाइमन, तब तो लाइमन की बात करेगा। जब कोई रेस की बात नहीं करेगा तो बामर ही कंसीडर करना है। बामर क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि हमें पता है कि लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फून, जितने भी हम लोगों ने ट्रांजिशन पढ़े थे स्पेक्ट्रम में, उसमें से एक ही ऐसा स्पेक्ट्रम है या लाइन है, सीरीज है, जो हमें आंखों से दिखता है, और वो है बामर। तो हम ज्यादातर फोकस बामर पे ही करते हैं। जब तक लाइमन, पाशन ये सब लिख के ना देते तब तक हम बामर ही मान के चलते हैं। एक नई चीज आपने सीखी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका मतलब बामर लेके चलना, क्योंकि कोई रेस हमें दिया नहीं गया था। तो बताओ, बामर का एच अल्फा मतलब फर्स्ट रेस फॉर द हाइड्रोजन। तो बताओ भाई, बामर के लिए फर्स्ट रेस या फर्स्ट ट्रांजिशन क्या होगा, बताओ तो। स्पेक्ट्रम का फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होगा, बोलो। तो सर गिरेगा तो सर 2 पर, गिरेगा तो 2 पर। कहां से गिरेगा, फर्स्ट वाला 3 से। ऑब्वियसली 3 से 2 पे गिरेगा तो पहला माना जाएगा वो, है ना। तो बताओ, ये तो हो गया एच अल्फा के लिए फर्स्ट, यानी एच अल्फा। तो बताओ एच बीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो ये सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड ट्रांजिशन ऑफ बताओ क्या हो जाएगा, तो गिरेगा इस बार फोर्थ से, गिरेगा कहां, लेकिन बामर है तो 2 पर। डन। अब इन दोनों की वेवलेंथ निकालनी, तो जब आपको n3 n2 पता ही है तो वेवलेंथ निकालना तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है 1/λ = RH। जेड स्क्वायर होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 है तो जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो उसको हटा दो। बताओ गिर कहाँ रहा है, 2 पर, और कहाँ से गिर रहा है, 3 से। ये लो सर, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो, यू गेट आंसर, क्योंकि आपको RH की वैल्यू पता है, खाली इसको सॉल्व करना है। और बताओ इसके लिए लैम्डा कितना आ जाएगा, मान लो λ1 λ2, इसके लिए λ2 कितना आ जाएगा, RH जेड स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यहाँ गिर रहा है 2 पे ही, लेकिन ये गिर कहाँ रहा है, 4 से। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया। ये लीजिए, दोनों आपने निकाल दिया, λ1 भी आ गया आपका, λ2 भी आ गया। मतलब एच अल्फा एच बीटा गामा रेस के लिए आपने वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। जब कोई रेस नहीं दिया था तो मैंने बामर मान लिया था। अगर दे देता लाइमन बामर तो हमें समझ में आ जाता कि लाइमन दिया है तो लाइमन का ही एच अल्फा यानी फर्स्ट रेज लेना है, एच बीटा यानी सेकंड रेज लेना है, एच गामा यानी थर्ड रेज लेना है। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेवलेंथ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को कि वेवलेंथ से रिलेट करके वो क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकता है। बट आपको थोड़ा सा फोकस ये रखना है क्वेश्चंस में दिए क्या रहा है। तो क्वेश्चंस में केवल छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को ही चेंज करके आपको फंसा सकता है, ट्रैप कर सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्री विद दिस, करेक्ट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या दे रहा है। इफ द टोटल, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, कहां गया यार, हाँ देखो ये क्वेश्चन दिया गया,
ट्रांजिशन ऑफ हीलियम प्लस आयन, ध्यान से सुनिएगा, हीलियम प्लस आयन है, कह रहा है कि हीलियम प्लस आयन, तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, हाँ सर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्योंकि हीलियम में 2 होता है, एक चला गया तो एक ही ना आया। और हम लोग ज़्यादातर जितने भी वेवलेंथ है, जितनी चीज़ें करते हैं बोरबरी के मॉडल से फर्स्ट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए करते हैं, कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ। तो ट्रांजिशन ऑफ हीलियम प्लस आयन शेल हैव द वेव नंबर एज द फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर से सुनिए, व्हाट ट्रांजिशन इन हीलियम आयन शेल हैव द सेम वेव नंबर एज द फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट सीरीज आए, ध्यान से सुनिएगा, उसका जो वेव नंबर बेटा किससे दिखाते हैं, वी बार से दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन के जो फर्स्ट सीरीज का जो वेव नंबर है वो भी किसके लिए, बामर के लिए, क्वेश्चन में बामर दिया गया है। तो बामर सीरीज के लिए जो फर्स्ट लाइन होगा, फर्स्ट सीरीज होगा, उसका जो वेव नंबर है वो बराबर आ जाएगा हीलियम के फर्स्ट सीरीज ऑफ वेव नंबर के। व्हेन, क्वेश्चन पूछा है कब, पहला ऑप्शन दिया है जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन 6 से 4 पे जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन 5 से 3 पर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन 7 से 5 पे जाएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बामर सीरीज के लिए जो वेव नंबर फर्स्ट सीरीज का होगा वो हीलियम के लिए फर्स्ट सीरीज का वेव नंबर कब बराबर होगा। तो यार एक बात बताओ, हाइड्रोजन के फर्स्ट सीरीज का वेव नंबर निकाल लेते, तो 1/λ इक्वल टू हमने पढ़ा है RH, हाइड्रोजन है तो Z स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, कहाँ गिरेगा, तो सर बामर का पहला लाइन क्या होता है, तो गिरता तो ये 3 से है और गिरेगा कहाँ पे बामर के लिए 1 पे, 2 पे, सही है। तो यहाँ रख दो, तो गिर रहा है 2 पे और गिर कहाँ से रहा 3 पे, तभी तो फर्स्ट लाइन आएगा, डन। तो 1/λ हमको वेव नंबर बोला निकालने के लिए, तो बताओ 1/λ इक्वल टू वेव नंबर होता है, ये सब बता चुका हूँ। तो 1/λ इक्वल टू वेव नंबर है, तो बताओ वेव नंबर कितना आ गया, RH 1/4 - 1/9। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो वेव नंबर आ गया RH 9 - 4 5/36 आ गया भैया, ये आ गया वेव नंबर किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सीरीज लाइन के लिए वेव नंबर बामर सीरीज का हमने निकाल लिया। अब इतना ही वेव नंबर आना चाहिए, बताओ कब, जब ट्रांजिशन होगा, तो चलो देखते हैं, यही वेव नंबर आना चाहिए हीलियम के लिए। तो भाई वेव नंबर V बार इक्वल टू RH, ठीक है। अब हीलियम है भैया, तो RH Z स्क्वायर, क्योंकि आपको तो पता है ये 1/λ होता है, 1/n1 स्क्वायर - 1/n2 स्क्वायर कर दिया मैंने। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है बेटा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ 1 नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन में तो 1 हो गया था, या हीलियम का 2 है तो 2 4, ठीक है। 1/λ V बार होता है, तो ये V बार निकालना है, तो आ गया RH × 4। अब यहाँ पर तुम ये दिमाग लगाओ कि हम n1 × वो कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा आंसर ये आ जाना चाहिए, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग कंसेप्शन यूज करना होगा। तो n1 × क्या रखें, तो चलो देखते हैं पहले इसका। सर n1 2 पे गिर रहा है, तो 2 2 4 और ये 3 9, तो हम आ जाएगा, यही आ जाएगा 5/36, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 5/9, बराबर नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चलो 6 4 देखो, तो गिर रहा है 4 पे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये गिर रहा है 6 से गिर रहा है, तो 6 यहाँ रखोगे 36। तो अप्लाई करके देखो भाई, तो 36 - 16 कितना हो जाएगा 20/24 और 4 देखो, तो जाकर 5 से 3 रख के देखो, तो रख के देखो भाई, यहाँ पर हम यहाँ साइड में कर दे रहे हैं 5 से 3, तो 3 पे गिरा और 5 से चला, थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, तो 1/9 1/25, तो आ जाएगा 16/25 में 225, और इंटू 4 है ना साथ में, देखो यहाँ 4 है ना, तो वो भी चेक करना होगा हमें 5/36 चाहिए। तो यहाँ भी 5/36 का कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, गलत है। तो 3/5, 5 से 3 वाला भी गलत आ रहा है। 6 से 4 देख लेते हैं, तो 1/4 पे गिर रहा है, तो 16 और -6 से गिर रहा है, तो 36 है ना, और इंटू क्या है 4RH, ये मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 36 - 16, तो 16 और 20 36 होता है ना, तो ऊपर 20 आ जाएगा और नीचे 16 × 36 आ जाएगा, और ऊपर कितना है 4 है इंटू RH। तो यार 4 4 जा 4 5 जा, ठीक है, 4 से 4 कट गया, 5/36 RH आ गया, 5/36, ओह काम खत्म, आंसर इज बी करेक्ट। आया समझ में आपको। तो कुछ नहीं कहा, जैसा बोला वो करके निकाल लिया। अब ऐसा ही वेव नंबर मुझे हीलियम के फर्स्ट सीरीज के लिए चाहिए था,
तो हमने हीलियम के लिए वैल्यू पुट किया तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 था। बस हमको यहाँ पर ये सोचना था कि N1 N2 इन चारों में से हम कौन सा रखें। हमने ये रख के देखा तो ये बिल्कुल ऐसा ही आ गया, आंसर मैच कर गया। डन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वेव सीरीज या ट्रांजिशन लाइन या स्पेक्ट्रम से रिलेट करते हुए। ठीक है, तो इतने टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आपको वेव सीरीज से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वेव नंबर या वेव सीरीज से जो क्वेश्चन बनते हैं, स्पेक्ट्रम लाइन से जो क्वेश्चन बनते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अब आप कर सकते हैं। डन। ओके, सो ये तो हमारे पास वेव के लिए क्वेश्चन हमने जस्टिफाई कर दिया। ऐसे ही वेव से क्वेश्चन और भी बन सकता है, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, देख लेते हैं एक बार। वेव से और क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। चलो भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए। चलिए अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन। बताइए वेव सीरीज वेव नंबर के बाद किसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था? क्वांटम नंबर का। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटम नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम बताइए। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम फॉर द 2p ऑर्बिटल। तो देखो ऑर्बिटल के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हो तुम क्या निकालेंगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था? √LL+1 h/2π। ऑर्बिटल कौन सा है? 2p। तो p के लिए बताओ l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि 1 डायमेंशनल होता है सर। तो 1/h/2π आ गया। तो कितना वैल्यू आ गया? √2h/2π, या आप इसको लिख सकते हो h/√2π। दैट्स अ वे टू डिफाइन द आंसर, है ना। क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आसान होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि यार क्या कॉम्पिटिशन एक्चुअली में टफ होता है क्या। तो आप देख सकते हो कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो बड़ा आसानी से कर पा रहे। क्वेश्चन देखिए, विच वन इज ऑड, इनमें से ऑड कौन है? ऑड मतलब समझ रहे हो ना, ऑड का मतलब एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब जो बाकियों जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग है। बताइए इनमें से ऑड कौन है? तो ऑड सर कैसे पहचानेंगे? तो एक ही तरीका है, ऑड देख रहे हैं, ये भी ऑर्बिटल होता है, ये भी ऑर्बिटल होता है, ये भी ऑर्बिटल होता है, ये भी होता है। ऑर्बिटल के भी आप पे देखोगे तो ये एफ है, ये डी है, ये एस है, पी है, सारे तो ऑड ही है, लेकिन फिर भी ये ऑड तो है किसी तरीके से। तो दिमाग लगाते हैं, किसी भी ऑर्बिटल का हम निकाल लेते हैं n+l। n+l रूल आपको बता रखा है, बताओ इसका n+l कितना आएगा? 4, इसके लिए 3, तो आ जाएगा n+l 7। इसका n+l निकालो तो n5 d2, 5 + 2 n+l, इसका भी आ गया 7। ओहो सेम है सर। इसका निकालो तो n+l 3l के लिए बताओ इसकी वैल्यू 0, इसका 3 आ रहा। ओके सर, ये डिफरेंट हो गया। इसके लिए n+l निकालो तो 6 और l बताओ p के लिए 1, तो ये भी 7। ओके सर, यानी 3 लोगों का n+l सेम आ रहा है, एक का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब यही ऑड है। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट। डन, मजा आ रहा है। चलो, तो क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस में केवल कॉन्सेप्ट काम करता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। और क्या क्वेश्चन है सर क्वांटम नंबर से रिलेट करता हुआ? आइए देखते हैं और क्या क्वेश्चन। यस, दिस इज द गुड क्वेश्चन। देखो तो कह रहा है, यह आईडी मेंस का क्वेश्चन था भाई, 2018 का क्वेश्चन है। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम 37। एटॉमिक नंबर आपको दे दिया, रुबिडियम नाम का एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 37 है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट सही कौन सा होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब समझ में आ गया, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम तो इसको खुद भी निकाल सकते हैं। तो क्या तरीका निकालने का था सर? क्वांटम नंबर अगर निकालना है तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, n, l, m, s, सबको निकालना सिखा रखा है। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसका होगा कौन सा। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 37 का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो शॉर्ट ट्रिक से मैं कर रहा हूँ जो आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो 1s 2s 2p 3s 3p s d p
है ना, SDP देखिए तो हो गया 37 हो गया, देखिए तो आप चेक कर लीजिए आ गया। तो लास्ट शेल वाला कौन सा है बताओ, 5s1, तो इसको बाहर निकाल लो। ये 5 क्या बताता था, n यानी शेल बताता, तो इसका 5वां शेल होगा। s क्या बताता है, l कि कौन सा सब शेल होगा, तो 0, क्योंकि s क्या कोई डायमेंशन नहीं होता तो डायमेंशन लेस है, तो l 0 हो गया। अच्छा m की वैल्यू, तो m की वैल्यू तो सर -l से लेके +l हुआ करती थी, तो l की वैल्यू 0 ही है, तो -0 तो +0 तो 0 नहीं रहेगा सर, और 0 यानी एक ऑर्बिटल हो गया, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मानते थे, तो इसका स्पिन आ गया +12, तो इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू 5 आ गई, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +1/2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिया था, एक ऑप्शन को टिक करना था और हमें आंसर निकाल लेना था। डन। चलिए हम ये देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस क्वांटम नंबर के जो आते हैं, देखिए बात क्या होती है कि अगर हमने पढ़ाई कर रखी है तो क्वेश्चन गलत या क्वेश्चन टफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वो आता होता है, और हमने पढ़ाई नहीं है तो क्वेश्चन इजी भी आएगा तो भी हमें पेपर टफ ही लगेगा। लेकिन मैं आपको बार बार ये एहसास दिला रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके जितना आप डरते हो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तरीके से चीज़ों को समझ के पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं होती है। ये बात अलग है कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, दूसरे चैप्टर्स आएंगे तो 1-2 चैप्टर टफ होंगे, लेकिन उसको भी मैं ट्राई करूँगा अपने लेवल पर, बेस्ट लेवल पर ट्राई करूँगा कि वो मैं आपके लिए ईजी बना सकूँ। ठीक है, चलिए क्वांटम नंबर का अगला क्वेश्चन क्या था सर, देखिए तो देखिए एक क्वांटम नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया था। ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, अब देखिए ये आईडी एडवांस में आया था, ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो मैटर नहीं करता ना कहीं भी आया, हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वी कैन डू दैट। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन है कि n = 4 है, ठीक है, n = 4 है, और ऐसे दिया गया है ml मॉड लगा के 1, और ऐसे दे दिया गया है ms ऐसे लगा के -1/2। तो पूछ रहा है बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। और ये क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। इंटीजर टाइप का मतलब जहां पर आपको नंबर 0 से लेकर के 9 तक का आपको आंसर देना होता है डिजिट वाइज, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, n की वैल्यू 4, ml 1 और ms -1/2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोला है, और ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। तो कैसे करेंगे सर इसको, तो पहले चेक करो ना तुम्हें दिया क्या गया, n4 दिया गया ना, तो आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो बताओ 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 4s होगा, या तो 4p होगा, या तो 4d होगा, या तो 4p होगा। ये हमें पता नहीं है कि कौन सा वाला लेना है, या तो 4s, या तो 4s, 4p, या तो 4d, या तो 4f। ठीक सर, क्यों नहीं पता, क्योंकि उसने l की वैल्यू दी नहीं है, उसने ml दिया है। l क्या होता है, सबशेल होता है, तो हमें सबशेल पता चल जाता। उसने ml दिया है, ml का मतलब कि जो भी l नाम का सबशेल है उसके अंदर जो m ऑर्बिटल है वो आपको 1 लेना है, वो भी मॉड लगा दिया है। तो मॉड लगाने का मतलब क्या कि माइनस लोगे तो भी प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आप यहाँ पर ml यानी कि जो सबशेल का ऑर्बिटल लोगे वो -1 भी ले सकते हो और +1 भी ले सकते हो, क्योंकि +1 लगाओगे तो +1 रहेगा, लेकिन -1 भी मॉड में लोगे तो +1 आएगा, तो यानी -1 भी आप कंसिडर कर सकते हो। तभी उसने ml को बोल दिया है 1, मतलब माइनस लो चाहे प्लस लो 1 आएगा। ठीक है, ठीक। तो जो भी ऑर्बिटल लेना है वो -1 से +1 लेना, लेकिन l यानी सबशेल कौन सा है वो उसने नहीं बताया। जो भी l सबशेल होगा, l तो सबशेल बताता है ना, तो जो भी सबशेल होगा उसमें ऑर्बिटल आपको ये लेना है। तो जो भी सबशेल मतलब ये या ये, करेक्ट। हमें मजबूर हो गया कि हमको चारों सबशेल लेने पड़ गए, क्योंकि उसने एग्जैक्ट सबशेल हमें नहीं बताया। उसके बाद बोल रहा है कि जो भी ऑर्बिटल लोगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन यानी s लोगे, स्पिन वो -12 वाला ही लोगे, यानी जो भी आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे -12 वाला यानी क्लॉकवाइज वाला काउंट करोगे, और तब पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करके मुझे बता दो। तो भाई सबशेल दिया नहीं है, तुमने खाली ऑर्बिटल बोला है कि -1 +1 लेना है, तो इसलिए मैंने सारे सबशेल उठा लिए। अब इस सबशेल में एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, सबको पता है p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट, और f में 7 ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो 7 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका तो l होता है वो 0 होता है तो m भी 0 होगा, इसका l जो होता है 1 होता है तो -1 0 +1 होगा, इसका l2 होता है तो -2 -1 0 +1 +2 होगा, इसका l3 क्योंकि 3 डायमेंशन होता है तो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 तक लाई करेगा, है ना। ये सारी चीजें आपको मैंने लेक्चर प्लान में बता रखा है, लेक्चर में पूरे पढ़ा रखा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, तो इसलिए यहाँ टेंशन नहीं है। और अगर किसी को यहाँ दिक्कत होती है समझने में तो जरूर हमारे लेक्चर को पहले देखिए, फिर इसे आप देखिएगा, ठीक है। हाँ भाई,
अब देखो तो m यहां पर क्या है, m0 है, तो इसको तो बकवास, क्योंकि हमें जो भी ऑर्बिटल लेना है -1 और +1 वाला ही लेना है, तो 0 है तो इसको बकवास कर दिया। अब -1 में बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यहाँ भी भर सकते हैं लेकिन हमको ये लेना ही नहीं, तो मतलब क्या, यहाँ भी -1 और +1 में 2 2, यहाँ भी -1 और +1 में 2 2, डन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गए। लेकिन हमें स्पिन केवल देखना है क्लॉकवाइज वाला, तो क्लॉकवाइज वाला मतलब बेटा कौन सा देखना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और यही इलेक्ट्रॉन काउंट करके बता देना है। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, बोलो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, बोलो, 1 2 3 4 5 6, ओहो, आंसर इज 6, डन। आया मजा। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। m को उसने बड़ा रखा है, इसका मतलब वो ऑर्बिटल की बात कर रहा है, जो भी 1 लेना है, और मॉड लगाने का मतलब माइनस प्लस दोनों ले सकते हो, क्योंकि माइनस मॉड में लगेगा तो भी प्लस ही बनाएगा, तो इसलिए वो आपको फ्री कर दिया कि माइनस प्लस दोनों आप 1 में ले सकते हो। l तो बोल रहा है कि सबशेल के अंदर के ऑर्बिटल की बात हो रही है, लेकिन कौन से सबशेल की बात हो रही है वो ये नहीं बता रहा, तो इसलिए मेरे मजबूरी में मुझे सारे सबशेल्स काउंट करने पड़े। और कौन से सबशेल काउंट करें, जो n = 4 वाले हो सकते हैं। दैट्स द वे टू डिफाइन द क्वेश्चन। और स्पिन तो खैर -12 बता ही दिए, तो मैंने केवल -12 मतलब -1 +1 -1 +1 -1 +1 में सारे क्लॉकवाइज वाले काउंट कर लिए, तो जो आया इलेक्ट्रॉन बता दिया, आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, डन। तो थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा देखो यहाँ दिमाग उसने लगा डाला है, ठीक है। चलिए, तो क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चंस तो हमारे क्लियर हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ये क्वेश्चन दिया है कि एक px ऑर्बिटल है, ऐसे करके बना दिया, ये px ऑर्बिटल है, पूछ रहा है इसका नोडल प्लेन कितना होगा, इसमें नोडल प्लेन कितना होगा। अब आपको पता है कि नोडल प्लेन जो होता है या नोडल पॉइंट जो होता है, नोडल वर्ड कहीं भी लगता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। तो आप मुझे बताओ इसमें कौन सा प्लेन होगा जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होगी। तो सर सिंपल है सर, ये वाई एक्सेस है सर और ये जेड एक्सेस है, तो एक्स वाले में तो इलेक्ट्रॉन है, अलॉन्ग द एक्स में px जा रहा है, तो अलॉन्ग द एक्स तो इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। वाई प्लेन और जेड प्लेन, इसमें सर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यानी ये वो प्लेन है सर जहां इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता। जब इलेक्ट्रॉन आपका अलॉन्ग द एक्स है तो वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना हो जाएगा 1, और वो भी कौन सा प्लेन बताओ बेटा, वाई जेड प्लेन। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। जल्दी भी मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी क्लास में कराया, मैंने क्या बताया था, अगर 1 डायमेंशनल ऑर्बिटल होता है तो एक ही प्लेन, 2 डायमेंशनल तो 2 प्लेन, 3 डायमेंशन तो 3 प्लेन, ये भी शॉर्ट ट्रिक था। तो ऐसे भी आंसर हम 1 दे सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में भी बता दिया, ठीक है, और मैंने क्लास में भी आपको डिटेल में बता रखा है। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। डिटेलिंग आप ध्यान से करिएगा तो मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, बाकी कहीं भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। चलिए, एक क्वेश्चन ये दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल के लिए बस उसने खाली इतना बोला है कि 4f ऑर्बिटल के लिए कौन करेक्ट हो सकता है, ये बताओ करेक्ट कौन हो सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन ऐसे दे रहा है, n = 3 दे रहा है, l = 2 दे रहा है, m = -2, s = +1/2। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है n = 4, l = 4, m = -4, s = -1/2। थर्ड ऑप्शन दे रहा है n = 4, l = 3, m = +1, s = +1/2। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है n = 4, l = 3, m = +4, s = +1/2। तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको आंसर बताने में 2 मिनट नहीं लगेगा। क्यों? अरे n3 सर, यहाँ n तो 4 है, तो ये तो वैसे भी बकवास आंसर है। बाकी में तो n4 दिया, चलो अच्छी बात है। अब f के लिए बताओ l कितना होता है, 3 डायमेंशन, तो l3 होना चाहिए, तो ये l4 दिया, तो ये तो वैसे ही बकवास हो गया। बाकी में ये तो वैसे बकवास हो, 2 ऑप्शन तो ऐसे निपट गए। हमेशा लड़ाई बेटा 2 ही ऑप्शन में होती है, ये बात याद रखना है। 2 ऑप्शन तो बहुत ही बकवास होंगे, 2 ही पे फाइट होना है। तो n4 l3 है, n4 l3, n4 l3, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर l3 होगा तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -3 से +3, तो उसमें रास्ते में +1 पड़ेगा, यस करेक्ट। यहाँ पे देखो l = 3 है, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -3 से +3, 4 तो बेटा आएगा ही नहीं, गलत। आंसर सी इज करेक्ट। डन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये है क्वांटम नंबर से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस के टाइप्स।
है ना। तो बड़े बेसिक बेसिक लेवल पे अगर कॉन्सेप्ट देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको कोई हिला नहीं सकता, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए। डन। ओके सर, नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट सर। चलिए, क्वांटम नंबर हो गया। तो मैंने पहला प्रायोरिटी दिया था वेव वाले को, वेवलेंथ निकालने के लिए, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, या डी ब्रॉगली से वेवलेंथ जो निकलता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो तो डी ब्रॉगली वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, क्योंकि सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उससे ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं। दूसरा आपसे क्या पूछा, तो दूसरा आपसे क्वांटम नंबर से रिलेटेड, क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चंस भी कर लिए। थर्ड नंबर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी हो गया, पाउलीज लॉ, हुंड्स लॉ, अबाउ प्रिंसिपल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए इनसे रिलेटेड देखते हैं कि हमारे आईआईटीज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखे हैं क्या मुझे। अगर दिखे होंगे तो डेफिनेटली आई विल डू दैट, ठीक है। तो एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले, देखो जैसे एक क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल, ऐसे सीधे सीधे मैं क्वेश्चन को शॉर्ट कर दे रहा हूं, विच वन ऑफ पेयर, which one pair have along the axis electron density, ठीक है। इनमें से कौन ऐसा पेयर ऑफ ऑर्बिटल है जिसमें along the axis इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाया जाता है। ऑप्शन पहला है dxy, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा है dz स्क्वायर dx जेड, तीसरा है dx जेड और dx वाई, और चौथा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इसको तो जिसको भी शेप पता होगा ऑर्बिटल का तुरंत आंसर बता देगा। तो मतलब पूरे पांचों डी ऑर्बिटल में दो ही ऐसे डी ऑर्बिटल थे जो जिस एक्सेस की बात करते हैं उसी एक्सेस के अलोंग जाते हैं, और वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इसीलिए ये लोग बॉन्ड बनाते हैं। पूरा डिटेलिंग आप जाके लेक्चर में देखिए, पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है ना, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, पाउलीज लॉ हो गया, इनसे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सर, आइए देखते हैं क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, h। तो यहां पर उसने बोला है कि जो मैं बोल रहा हूं वही रखना, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। एक बात याद रखिएगा, आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता वो भी जानता है, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में कंसीडर कराया है ना, तो आपको वही वैल्यू पुट करना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी आपको लाइट का दे रहा है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो हमें पता था पहले से भी। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम ऑफ द लाइट विद द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है, देखो वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐसे, फ्रीक्वेंसी दे रहा है 8 इंटू 10 टू दी पावर 15 सेकेंड इनवर्स। यू कैन सी हियर, हम जो भी कर रहे हैं डाटा नोट कर रहे हैं क्वेश्चन का, पूरी थ्योरी नोट नहीं कर रहे हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका। तो आपको भी ऐसे ही करना होता है, जो जो डाटा दे रहा है उसको पहले नोट कर लो, फिर देखो कि हाँ क्या कर सकते हैं, पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है वेवलेंथ बताइए इसका, अगर किसी लाइट का स्पीड इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना, प्लैंक कांस्टेंट इतना, तो वेवलेंथ बताइए। तो एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन था। तो वी नो दैट कि यार न्यू इक्वल टू होता था c बाई लैम्डा, आप सभी लोग जानते हो ये बात, है ना। नहीं तो आप ऐसे भी जानते हो E इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा बाई द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो यार एनर्जी अगर लिखते हो तो E एस सी बाई लैम्डा है, तो E इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। अब H आपको पता है, न्यू पता, तो एनर्जी आ गई, एनर्जी अगर आ गई तो E बराबर एस सी बाई लैम्डा होता, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा एच सी बाई ई। तो एक तो लैम्डा आप यहाँ से निकाल लो, है ना, और नहीं तो आपको पता है न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी यू हैव एंड सी स्पीड ऑफ लाइट यू ऑल्सो हैव, देन यू कैन गेट द लैम्डा। जरूरी नहीं कि आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक कांस्टेंट को यूज करो। प्लैंक कांस्टेंट को यूज तुम कब करोगे, जब E इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा लगाओगे, तो यहाँ से लैम्डा आपको निकालना था। तो चूंकि आपको पता है कि लैम्डा और एनर्जी दोनों नहीं पता है, तो आपने सी बाई लैम्डा को न्यू लिख दिया। तो न्यू आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, तो E निकल गया। अगर E निकल गया तो फिर लैम्डा इक्वल टू एस सी बाई ई कर दो, एच सी और E पता चल गया तो लैम्डा निकल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, या ये भी एक तरीका है, जो आपको बेटर लगे।
तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के भी क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे कैसे होते हैं, क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, तो मेहनत नहीं करनी इसमें भी आपको ज़्यादा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है भाई, है ना। क्वेश्चन ये मतलब चैप्टर ही ऐसा है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगेगा ही नहीं आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर है, काम खत्म है। देखो वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद द गोल्फ बॉल, वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद द गोल्फ बॉल वेट 200 kg। देखो बॉल जो है ना उसका वेट आपको दे रहा है, यानी मास आपको दे रहा है 200 kg, ठीक है। गोल्फ बॉल है, अरे गोल्फ वाला और क्रिकेट वाला क्या फर्क पड़ता है, 200 kg दिया है, 200 ग्राम दिया है, सॉरी, ठीक है। एंड मूविंग स्पीड ऑफ द 5 मीटर पर आवर, स्पीड यानी वेलोसिटी दे रहा है 5 मीटर पर आवर। तो कह रहा है इसका वेवलेंथ बता दीजिए। अगर कोई बॉल जिसका मास 200 ग्राम है, अगर वो इस वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका वेवलेंथ बता दीजिए। तो आप बताओ लैम्डा का वेवलेंथ वेलोसिटी से क्या रिलेशन होता है। तो आप डी ब्रोगली का इक्वेशन जानते हो, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी होता है। अब हमें बताने की जरूरत है क्या कि आपको नहीं पता, प्लैंक कांस्टेंट पता है, मास हमें 200 ग्राम दिया गया है। वेलोसिटी के लिए ध्यान रखना कि जब तुम्हें ग्राम में बात कर रहा है तो सीजीएस सिस्टम हो गया, तो यानी यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तो मीटर पर आवर को आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। और ये आप अच्छी तरह जानते हो कैसे करते हो, मीटर को सेंटीमीटर में लाओगे तो 1000 का मल्टीप्लाई, और आवर को सेकेंड में करोगे तो 60 यानी 120 यानी 60 इंटू 60, यानी भाई आवर है ना तो ये 24 घंटे हो गए, उसको पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। चलिए, सो दीज आर द वेरी वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो। तो आप देख सकते हो यार क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन में जो क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, प्लैंक क्वांटम से जो क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, ठीक है। ये आईटी मेंस नीट वीट में है, जहां भी ज़्यादा दिमाग और कॉम्प्लिकेशन होता है वो एडवांस के क्वेश्चंस में होते हैं, जो हम लोग लक्ष्य वाले सेक्शन में जरूर करेंगे। लेकिन जो बच्चे आईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं और स्कूल में है, वो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रैक्टिस करें। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल भी टफ नहीं होता, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है। डन है, चलिए मजा आ गया सर। AIPMT 2010 में एक क्वेश्चन आया था कि एक गेंद है, एक बॉल है, उसका मास आपको दिया जा रहा है 0.66 किलोग्राम, ठीक है। जिसको ग्राम में बनाने की हम कोशिश पूरी करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम आ जाएगा, ठीक है। जो कि वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मीटर पर सेकेंड है तो ये ग्राम में होना भी चाहिए था, चलो मैंने कर दिया। तो बताइए वेवलेंथ कितना होगा। अरे सर क्या क्वेश्चन है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, सर काम खत्म, सही है, मजा आ रहा है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी देता तो भी हमें पता है, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ को हमने काइनेटिक वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया था, याद है ना, कि अगर काइनेटिक एनर्जी में क्वेश्चन दे रहा है तो k इक्वल टू हाफ mv² होता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m होता है, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m होता है। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो बताओ लैम्डा यानी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाता था, अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। ये लीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें तो आपको बता रखा है क्लास में। चलो भाई, तो इस जोन से यार एक ही क्वेश्चन आना है, तो इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं फालतू में ना, लेकिन एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन है, देखिए तो कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट है 2.83 bm, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जानते ही हो। तो बताइए ये किसके लिए करेक्ट है, करेक्ट फॉर कौन सा है, टाइटेनियम +3 के लिए करेक्ट है, लिथियम निकेल +2 के लिए करेक्ट है, क्रोमियम +3 के लिए करेक्ट है, और Mn+2 के लिए करेक्ट है। किसके लिए करेक्ट है सर, मैग्नेटिक मोमेंट तो आप बता चुके हो सर। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका होता है √NN+2 बोर मैग्नेटॉन, है ना, बताया था आपको, जहां पर n क्या होता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही है। तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट तो सर हमको पता ही है 2.83, तो यहां रखो 2.83 इक्वल टू √NN+2, सही है।
बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आगे एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2.83 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आप n की वैल्यू निकालोगे जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता देगा, है ना, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता देगा। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिया तुम्हें उसने, ध्यान से सुनिएगा, अगर उसने आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिया तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करिएगा और चेक करिएगा कि किसके पास उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है जितना कि आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो 2.83 का स्क्वायर करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास आता है, 5 या 6 के आसपास आ जाएगा। तो 6 1 जा 6 तो 2 3 जा 6। आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, डन। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर पूरा सॉल्व किया करिए क्वेश्चंस को, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल जैसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता होगा, तो ये बहुत गलत बात है। अगर नहीं आता तो पहले बता दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो यार इतने तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो क्वेश्चन मुझे फिलहाल एडवांस में कहीं दिख तो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी करा लेना चाहिए, कोई एक क्वेश्चन तो मिले कहीं से। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का करा ही देता हूँ, नहीं तो फिर है ना क्या फ़ायदा अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप बोलोगे सर आपने कराया नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कुछ हो जाए। एक ये कर लेते हैं यार, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है सर? कह रहा है यार एक अच्छा क्वेश्चन था, कहाँ गया वो? चलो ये देख लो, क्वेश्चन है एक बॉल है, उसका मास आपको दे रहा है 200 ग्राम, ठीक है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर। तो वेलोसिटी आपको दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है 200 ग्राम का जो 10 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, ठीक है। इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी एरर आ गया, एरर इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को मेजर करने में एरर आ गया, कितना आ गया भैया? 0.1% आ गया। तो बताइए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा? और यू नो दैट कि अनसर्टेनिटी वर्ड यूज हो गया तो यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही लगेगा। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन को किसे दिखाते थे? डेल एक्स से। तो अनसर्टेनिटी पता चल गया, तो डेल पी इंटू डेल एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है सर, हमें डेल एक्स निकालना है, लेकिन मोमेंटम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ बात वेलोसिटी की हो रही है। तो मोमेंटम को वेलोसिटी में कन्वर्ट करके नया फॉर्मूला क्या बना देते? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता था ना भैया। तो डेल एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और हमें निकालना है डेल एक्स। तो डेल एक्स कैसे निकलेगा? तो डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई इंटू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। सर देखो h अपॉन 4 पाई तो पता है, मास हमें दे दिया गया है 200 ग्राम, वेलोसिटी, लेकिन सर वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसमें एरर आ गया है। तो हमको वेलोसिटी में जो एरर है वही ना चेंज इन वेलोसिटी को डिफाइन करेगा या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। सबसे पहले हमको एरर निकाल लेना चाहिए। सर एरर कैसे निकालते हैं? तो कितना एरर है? 0.1% यानी 0.1/100, कितने का? 10 का। भाई 10 की वेलोसिटी थी ना, उसमें इतना परसेंट एरर है, तो 10 का इतना परसेंट एरर। सॉल्व करो इसको, तो 10 टू द पावर -2 आ गया। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, क्योंकि दिस इज नॉट अ फिक्स वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज एरर है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी नहीं तो अनसर्टेनिटी। तो एरर वाला पॉइंट जो है ना, हमें देखो पहले वेलोसिटी फिक्स बता रहा है 10 मीटर पर सेकेंड,
जबकि हमें पता है कि हम जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम अनसर्टेनिटी चीजें निकालते हैं, जैसे अनसर्टेन इन अ पोजीशन, अनसर्टेन इन अ वेलोसिटी, अनसर्टेन इन अ मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तो पूछा है, लेकिन वेलोसिटी तो फिक्स दिया था। तो एरर देने का मतलब है कि उसने तुमको अनसर्टेन कर दिया कि भाई 10 था लेकिन उसमें एरर इतना है, तो इसका मतलब अनसर्टेन वेलोसिटी है, फिक्स वेलोसिटी नहीं है। तो दिस इज अनसर्टेन वेलोसिटी 10⁻⁻² मैंने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देन वी कैन सॉल्व इट एंड वी विल गेट द आंसर। दैट्स अ वे। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इससे एक आइडिया लग गया कि एरर वाले क्वेश्चन अगर अनसर्टेनिटी में आएंगे तो उसको कैसे टैकल करना है। डन। चलिए, तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको रैंडम उठा के करा रहा हूं, जिससे आप भी बिल्कुल क्लियर रहो कि यार क्वेश्चंस का क्या क्या वे हो सकता है। और ये बात याद रखिएगा, जो भी मैं रैंडम क्वेश्चन भी ले रहा हूँ ना, वो भी ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कभी ना कभी किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो इतना अब आप आइडिया लगा सकते हो कि कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, है ना। इससे आप अंदर से कहीं ना कहीं बूस्टअप फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मन में डर नहीं होना चाहिए यार, IIT का पेपर है यार कैसे होगा, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन देखो तो है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको क्या कह रहा है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज दिस, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन लाइक एटम। देखो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, सुनो। एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज दिस। तो एक्साइटेड स्टेट में, ध्यान से सुनिएगा, एक्साइटेड स्टेट में जो हाइड्रोजन लाइक एटम का जो टोटल एनर्जी हो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहा है इसका बताइए इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना निकलेगा, इससे डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना रिलेट करता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो H/m/v होता है यार। यहां तो सर एनर्जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कैसे होगा। तो सर कर लेंगे सर, कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो टोटल एनर्जी दिया गया ना तुम्हें यार, हाँ सर दिया तो गया है। तो हमें जहाँ तक आइडिया है कि जो टोटल एनर्जी होता है हमारा वो माइनस का 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सही है। और टोटल एनर्जी तुम्हें रिलेट कर दिया है -3.4, ये और ये कैंसिल हो गया। और हाइड्रोजन लाइक बोला तो एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, तो n निकल जाएगा सर यहाँ से। तो n² कितना आ जाएगा 13.6/3.4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट तो एनर्जी का होता है, n तो नंबर है, नंबर का यूनिट होता नहीं है सर। डेसिमल से डेसिमल घट गया, 3 4 जा यहाँ पर 3.4 आ गया ना, तो 34 और 136 का डिवाइड कर देते हैं। तो 34 जो तो 168 होता है, तो कितना हो जाएगा 34 इंटू 3 करते, 3 4 12 3 3 9 4 टाइम 6 और 4 12 13 136 आ गया, करेक्ट। 4 टाइम चला गया, तो n² सर हमारा 4 आ गया, तो n = 2 आ गया। यानी हमको पता चल गया कि जो एक्साइटेड स्टेट था हाइड्रोजन का, जिसका एनर्जी -3.4 था, वो सेकंड शेल था। निकल गया सेकंड शेल। कैसे किया सर आपने, अरे टोटल एनर्जी गिवन था यार, हमने खाली फॉर्मूला रखा टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी गिवन ही था, तो n निकल गया क्योंकि z तो 1 हो गया। तो शेल पता चल गया बेटा, आपको 2 पता चल गया। अब अगर शेल पता चल जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो 2.1, किसका, इलेक्ट्रॉन का, 2.1 × 10⁸ Z/n मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी यहां से निकाल लेंगे 2.18 × 10⁸ Z/n, है ना। तो Z कितना है बताओ, Z है हाइड्रोजन है तो 1, और शेल कौन सा है 2, हमने शेल निकाल लिया 2। सर यहां से वेलोसिटी निकल गई, अरे सर वेलोसिटी मान लो x आ गया, यहां पुट कर दो। तो लैम्डा = h/मास, तो इलेक्ट्रॉन का पता ही रहता, वेलोसिटी x रख दिया, लो भाई आ गया आंसर। ठीक, आसान लगा। बस यहां पर क्या किया था कि वेवलेंथ को, हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला, उसने बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। मैं फंस गया कि वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, लेकिन टोटल एनर्जी दिया था तो टोटल एनर्जी से शेल निकल गया, और मुझे पता है कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में शेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमको वेलोसिटी निकालना है, नहीं दिया तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो वहाँ शेल की जरूरत पड़ेगी। शेल कहाँ से आएगा, तो टोटल एनर्जी दिया था वहाँ से शेल निकाल दिया, वेलोसिटी निकल गया, काम खत्म। डन, इजी, थैंक यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भैया। तो हर तरह के क्वेश्चन करा दीजिए, चाहे प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हो, चाहे डी ब्रोगली इक्वेशन से हो, चाहे तुम्हारा क्वांटम नंबर से हो, चाहे तुम्हारा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से वेवलेंथ कैलकुलेशन हो, एनर्जी कैलकुलेशन हो, हर तरह के क्वेश्चंस करा दिए। एडवांस में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस और मिलेंगे, तो उसके लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। नाउ
वी आर गोइंग टू डिस्कस वेव मैकेनिकल मॉडल क्वेश्चन, है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल क्वेश्चन जो सबसे लास्ट है और जो बहुत रेयर पूछा जाता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे आईआईटी मेंस में भी बहुत रेयर पूछा जाता है। लेकिन अभी जो ट्रेंड बना हुआ लास्ट के 4-5 साल से, उसमें आईआईटी में वेव मैकेनिकल मॉडल से क्वेश्चन पूछ रहा है। बिटसेट में भी इसमें बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए तो आपके चॉइस आ गए, तो चॉइस में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, सो वेव मैकेनिकल मॉडल में क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, देखिए जैसे पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन में वेव मैकेनिकल मॉडल का एक क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं अच्छा क्वेश्चन कहां मिलेगा मुझे। हाँ भाई, क्वेश्चन देखिए, बताइए साइज स्क्वायर 4,2,0 ऐसे लिख दिया है, बोल रहा है इज, ठीक है, इज ऐसे बोल रहा है, इज n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2। ऑप्शन बी n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, l इक्वल टू 4। ऑप्शन सी n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0। ऑप्शन डी नन। ये क्वेश्चन है। पहले बताओ बेटा साइज स्क्वायर क्या बताता है। सर ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल डेंसिटी बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल तक लेके कौन जाता है, साई, और साई स्क्वायर उसी ऑर्बिटल एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताता है कि यहाँ पर ज़्यादा या यहाँ पे कम है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये तीन जो होते हैं, ये n, ये l और ये m, क्योंकि आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती है, एक चाहिए होता है रेडियल मोमेंटम और एक चाहिए होता है एंगुलर मोमेंटम। याद है, मैंने आपको पूरा क्लास में बता रखा है, इलेक्ट्रॉन की पूरी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं रेडियल और एंगुलर मोमेंटम में डिसाइड करते हैं। और रेडियल मोमेंटम जो होता है वो डिपेंड करता है n और l पे, और एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है बेटा m और l पर, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। वेव मैकेनिकल मॉडल से इसकी वैल्यू नहीं आई, वो हम लोगों ने खुद ही कंसिडर किया हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि n, l और ml, तो यही तो चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर साइज स्क्वायर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा है तो ये तीन ही चीज़ हो सकती है, n, l, m, करेक्ट। और ये भी तय है कि भैया n 4, क्योंकि ऑर्डर यही होता है, पहले शेल आता है, फिर सब शेल आता है, फिर ऑर्बिटल आता है। इसी तरह से तो इलेक्ट्रॉन सर्च करते हैं, तो यही ऑर्डर होना चाहिए। तो यानी n, l, m, तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 0, कहाँ मिल रहा है, सी, करेक्ट। ये वेव मैकेनिकल मॉडल का क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर आपके पूरे, ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूछ लूं तो कि साइज स्क्वायर 4,2,0 इज रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखना, एक ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग तरीके से पूछ रहा हूं। 4dxy, 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4dz स्क्वायर, 4dxz, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने और अच्छा क्वेश्चन बना दिया। तो सर अब तो ये क्लियर है कि ये n4 होगा, तो देखिए ना सर n सब में 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं। L2 होगा बेटा, तो L2 किसके लिए होता है, d ऑर्बिटल के लिए, तो देखिए ना सर सब में d ऑर्बिटल है। और ये 0 बता रहा है, m0, यानी ऑर्बिटल जो भी है वो 0 वाला होना चाहिए। 0 ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जीमन इफेक्ट, याद है ना, जब हम लोगों ने फाइन स्पेक्ट्रम लाइन को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया था तो डिफ्लेक्शन हुआ था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ था ना, तभी तो हमारा ऑर्बिटल -1 +1 या -2 +2 ऐसे होता है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, तो सर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक ही ऐसा ऑर्बिटल है जो बिल्कुल अलॉन्ग द एक्सिस जाता है और कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, और वो है 4dz स्क्वायर। क्योंकि dz स्क्वायर का शेप आपने देखा होगा कि अगर हम इसको z एक्सिस मान लें तो ये बिल्कुल ऐसे ही जाता था, बिल्कुल ओवरलैप कर जाता था एक दूसरे को। फिर इसमें टोटल 4 लोब जो होते हैं ऑर्बिटल के कंप्लीट ओवरलैप करते हैं, और कहीं भी इनमें डिफ्लेक्शन नहीं होता, कहीं पर भी। बाकी अगर आप कोई भी शेप बना लीजिए तो सबका शेप देखिएगा ऐसे फूल जो होता है फैला हुआ रहता है, डिफ्लेक्टेड रहता है। तो दैट्स वी कैन से कि 4dz स्क्वायर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो ये कैसे पकड़ लिया, 4 और l ये तो सब में कॉमन है, 4 सब 4d 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 4d। dz स्क्वायर मैंने ऑप्शन ऐसे पकड़ा कि भाई z स्क्वायर मतलब वो ऑर्बिटल जो कि कहीं डिफ्लेक्टिंग नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि कंप्लीट ओवरलैप रखता है। तो दैट्स वी कैन से द आंसर विल बी दिस, क्योंकि बाकी सब में डिफ्लेक्शन, आप चाहो तो शेप बना के देख लो, मैंने क्लास में आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, डन। इसलिए आपको पता है एक चीज,
आप जैसे डी में ये लिखते हो ना, डी के 5 ऑर्बिटल ऐसे -2 -1 0 +1 +2, तो ये ऐसा होना चाहिए dxy dy z dz और dx² - y², और बीच में होना चाहिए बेटा dz²। तरीका ये कहता है कि dz² मिड में होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी किताब इसको नहीं उतना डिफाइन करती है, ठीक है, किताब सीधे बोलती है कि इसको उधर रखो, क्योंकि साइड में हमेशा उस ऑर्बिटल को रखा जाता है जो बॉन्ड बनाते हैं, और dz² dx² - y² अलॉन्ग द एक्सेस होते तो यही बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए मजबूरी में उधर रखना पड़ता है, नहीं तो ये है 0 वाला, ये डिफ्लेक्ट नहीं करता क्योंकि इसके dz² का ऑर्बिटल कंप्लीट ऑर्बिटल के साथ अलॉन्ग जाते हैं कंप्लीटली, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन, तो इसलिए m 0 होना चाहिए था। तो ये खैर बहुत डिटेल वाली चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके सर, ये देखिए तो अगला क्वेश्चन आया हुआ है, 1s ऑर्बिटल इज, बताओ इसमें से 1s ऑर्बिटल कौन है? 4πr² dr r, पहला ऑप्शन 4πr² dr r, दूसरा ऑप्शन, समझ रहे हो, यानी ग्राफ पे क्वेश्चन आ रहा भाई, और ग्राफ मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है, तो ट्रिक अगर आप जिसको भी पता होगा ट्रिक, वो गलत नहीं करेगा आंसर, और जिन्होंने ट्रिक नहीं देखा है जाके पहले लेक्चर प्लान देखिए, लेक्चर जाके पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए, और ग्राफ बनाना 2 मिनट में सीखिए और आंसर बताते चले। ये 4 नंबर गेन, 4 नंबर आपका। ठीक है सर, 1s ऑर्बिटल है, हाँ 1s ऑर्बिटल है, तो भैया ग्राफ का तो एक वो दिया था ना, टोटल ट्रिक के टोटल नोड निकालो, इससे ये पता चल जाएगा कि एक्स एक्सेस में ग्राफ कितनी बार कट करेगा। टोटल नोड होता था n-1, बेटा इसका n1 है, तो 1 - 1 0, यानी ग्राफ कट ही नहीं करेगा, ग्राफ कट ही नहीं करेगा, तो बेटा ये तो बकवास आंसर है, ये भी बकवास आंसर है, ये भी कट रहा है, ये भी बकवास आंसर है, तो करेक्ट आंसर ये हो गया, क्योंकि कट नहीं रहा। और वैसे भी एक चीज़ बताया था ना, 4πr² dr वाले जितने ग्राफ होते हैं सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? बॉटम टू टॉप जाते हैं। तो देखो ना, ये टॉप टू बॉटम जा रहा है, गलत, टॉप टू बॉटम जा रहा है, गलत, हाँ ये बॉटम से टॉप और ये भी बॉटम से टॉप है ना, लेकिन ये 2 बार कट रहा है जो कि गलत है, क्योंकि टोटल नोड ही 0 तो कटेगा ही नहीं, तो ये नहीं कट रहा, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, कितना आसानी से कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन यार, ग्राफ वाले, कितने लोगों को टफ लगता है ये, बस जिन्होंने लेक्चर हमारा देखा होगा डेफिनेटली वो 2-2 मिनट लगा रहे होंगे क्वेश्चन करने में। सही है यहाँ तक? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? हाँ भाई, एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, बताओ साइन स्क्वायर क्या बताता है? ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर क्या बताता है? मैं थ्योरी जो 4 ऑप्शन दिया मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साइन स्क्वायर द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी बताता है। 4 ऑप्शन बताइए तो इट्स वैल्यू डिफाइन। पहला, हाउ मच इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितने अंदर है। सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कब से हो गया, बकवास। दूसरा, हाउ मच इट इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है इलेक्ट्रॉन। तीसरा, हाउ मच इट इज नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से कितने पास है। और चौथा, अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल। सिंपल, साइन स्क्वायर जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल डेंसिटी बताता है, जो कि न्यूक्लियस के पास ज्यादा होती है, इसका मतलब न्यूक्लियस के पास वो कितना ज्यादा है ये बताता है साइन स्क्वायर। ठीक है, ओके सर, और क्या क्या आ सकता है सर? लो ये क्वेश्चन आ गया, बताओ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय, ऑर्बिटल कौन बताएगा बताओ? साई, साई स्क्वायर, साई स्क्वायर मॉड साई, नन। अरे सर ऑर्बिटल मतलब, अरे जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं केवल ऑर्बिटल पूछ रहा है। अब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं पता नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो साई स्क्वायर बताता है। तो ऑर्बिटल कौन बताता है? जो तुम्हें ऑर्बिटल लेके जाता है, कौन? साई। साइज ऑफ वेव फंक्शन, तो ये बताएगा कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। अब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कितना हाई डेंसिटी में, वो कौन बताता है? साई स्क्वायर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बोला, यहाँ ऑर्बिटल बोला है, तो ऑर्बिटल केवल साई बताएगा। ठीक, क्लियर? लेक्चर में जो बोला सारे क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि यार इससे बेटर क्या बोलोगे, है नहीं?
हाँ भाई, ये देखो ये क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस वाले जोन से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं मेंस में, नीट में, तो फिर भी 2s ऑर्बिटल करेक्ट ग्राफ बताओ। 2s ऑर्बिटल का करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? पहला ऑप्शन साई स्क्वायर आर, दूसरा ऑप्शन साई स्क्वायर आर, तीसरा ऑप्शन साई स्क्वायर आर, चौथा ऑप्शन नन। अरे सर, एस के जितने भी ग्राफ होते हैं साई स्क्वायर या साई में, शॉर्ट ट्रिक आपने बताया था, साई स्क्वायर या साई का ग्राफ अगर बन रहा है और एस ऑर्बिटल है तो वो हमेशा सर टॉप टू बॉटम जाता है। तो सर ये बॉटम से टॉप जा रहा है, ये तो गलत है। टॉप टू बॉटम करेक्ट, टॉप से जा रहा करेक्ट। अब ग्राफ कितनी बार कट करेगा तो इसका टोटल नोड निकाल लो, तो टोटल नोड इसका कितना हो जाएगा बताओ, n-1, n इसका 2 है तो 2 - 1 कितना आ गया, 1। ग्राफ एक बार कट करेगा, कट कर गया, यहां भी एक बार कट कर गया। लेकिन सर ये ग्राफ नीचे जा रहा, माइनस और प्लस। अरे सर स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव होता ही नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये गलत हो गया, बी सही हो गया। डन, मजा आ गया सर। ठीक, तो ये था बच्चों हमारे तरफ से आपके क्वेश्चंस के टाइप्स, जो हर तरह के जो मोल एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, थ्योरिकल क्वेश्चन जैसे रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये तो आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो कर ही लोगे, तो थ्योरिकल मैंने नहीं कराया। न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे लोग ज्यादा डरते हैं, तो मैंने सारे टाइप्स बताया जो बड़े इजी वे में, स्मूथली वे में बताया है। तो आप इतने तरह के न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट करिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से, इससे बाहर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आप रिपीट या फिर आप एक्सपेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा। तो आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब रह पाया हूँ कि जेई मेंस या बिटसेट या नीट में किस तरह के क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको मिल सकते हैं, वो भी मैक्सिमम एक क्वेश्चन मिल सकता है, नीट में 2 क्वेश्चन के चांसेस भी हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों तक इसको स्प्रेड करते रहिए। जितना ज़्यादा आप इसके साथ जुड़ेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा डेफिनेटली। जो इस साल नीट के पेपर दे रहे हैं बच्चे, वो जो जेई मेंस का 4th फेज का वेट कर रहे हैं वो, या जो बोर्ड की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो, और प्लस जो 2022 या 2023 में आईटी का पेपर देने वाले हैं वो, सारे के सारे लोग आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना फायदा, अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। प्लस 9th और 10th के जो बच्चे हैं वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ताकि उनको आगे का हम लोग तैयार करेंगे कि आगे उसको कैसे करना है। सो प्लीज़ गाइस, इस तरह से हमारे साथ चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपका आज का ये लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच।